खुशी की बात है कि नए लोगों को आगे जो है एक पुश स्टार्ट देने के लिए मुझे मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊँ, मेरा नाम सुल्तान फैज़ान बाहू है। अभी जीडीएसई बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस का वेब डेवलपमेंट का टीम लीड हूँ। और मेरा वेब डेवलपमेंट के अंदर तकरीबन 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ख़ास तौर पे फ्रंट एंड के अंदर है, और बैक एंड के अंदर भी एक अच्छी ग्रिप है। फ्रंट एंड के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इनके ऊपर एक अच्छी कमांड है। मैं अपना पोर्टफोलियो अगर थोड़ा-सा आप लोगों के सामने जो है प्रेज़ेंट करता हूँ, क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइट है जो कि मैंने डेवलप की थी। इसके अलावा और भी मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है मेरे पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इन्हें एक्सप्लेन और जो है मज़ीद डिटेल में नहीं दिखा सकता। सो ये आप देख सकते हैं कि फुली रिस्पॉन्सिव वेब पेजेज़ ये कुछ मैंने बनाए हुए हैं। सो ये जो हम बूट कैंप अरेंज कर रहे हैं, इसमें मेरी जीडीएसई की हम सब की अचीवमेंट क्या होगी? अचीवमेंट हमारी सबसे बड़ी वो होगी कि ये जो 90% लोग हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं और वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये लोग कल को इंशाल्लाह जब एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाएँगे और इनसे कोई सवाल पूछेगा कि आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? तो वो लोग जब जवाब में ये बात कहेंगे कि हमने जीडीएसई की एक बूट कैंप के ज़रिए से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और वहाँ से हमें गाइडेंस मिली थी, हमें पता चला था कि ये हमारा वेब डेवलपमेंट का पाथ होना चाहिए। तो वहाँ से जो है हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, और मैं और मेरे साथ जो बाकी मेंबर्स हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी, हम लोग अपनी पूरी एनर्जी पुट करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करें, और आप लोगों को ये बूट कैंप ख़त्म करने के बाद एक क्लियर आइडिया हो कि कैसे हमारा ये सारा वेब जो है काम करता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ़ 5 दिन हैं, और 5 दिनों में सिर्फ़ 1.5 घंटे, 1 घंटे के सेशन में हम क्या कुछ सीख लेंगे? हालाँकि वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो इसका जो आंसर है वो बूट कैंप की डेफ़िनिशन के अंदर ही है। बूट कैंप एक्चुअली मिलिट्री टर्म है। मिलिट्री के लोग जो है इसे यूज़ करते हैं जब वो नई भर्ती कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त उन लोगों को जो इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है, एक पुश स्टार्ट दिया जाता है, ताकि वो जो है अपने काम की तरफ आ सकें, तो उस चीज़ को बूट कैंप कहते हैं। तो इस बूट कैंप को भी आप उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि हमारा ये जो बूट कैंप है, ये आप सबको एक इनिशियल पुश देगा अपनी वेब जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो मेरे साथ जो बाकी स्पीकर्स होंगे या ट्रेनर्स होंगे, उसमें जो है लियाकत अली और मुगीस मुबशिर मेरे साथ होंगे, जो कि साथ-साथ जो है हमें जॉइन कर रहे होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बूट कैंप के कुछ रूल्स की बात करूँ, तो जैसे हमने पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है, हमारा ये जो सेशन है 1 से 1.5 घंटे का होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना मैक्सिमम पुट करें, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि हमें उसके लिए ज़्यादा टाइम दरकार है, और वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, बिगिनर्स के लिए समझना, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा इसे और भी आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसे अपने टाइम के अंदर ही मुकम्मल किया जाए, और हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें सर्टिफिकेशंस देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटा-सा हमने रूल बनाया हुआ है, और वो ये कि आपने इन 5 में से कम 4 सेशंस को लाज़मी जॉइन करना है, ताकि आप लोगों की जो है ये कुछ लर्निंग भी हो इसमें, और आप लोगों का फ़ायदा हो। सो वेब डेवलपमेंट के स्कोप की बात करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जो है ना वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसका शायद अब स्कोप कम हो गया है। तो मेरा इसके अंदर पॉइंट ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डेवलपर आ गए हैं इसके अंदर, तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके अंदर बिज़नेस कितना ज़्यादा है। इसके रिलेटिवली आज देखा जाए तो हर बंदे को वेबसाइट की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट है, अपना पोर्टफोलियो शो कराना चाहता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का नहीं भी है, वो अपना चाहे एक आर्किटेक्ट है, उस आर्किटेक्ट ने अपना पोर्टफोलियो तो कहीं पे शो कराना है। उसने जो है ना कोई वेबसाइट अपने लिए बनवानी है, हर बंदे ने, हर फील्ड के लिए, एक डॉक्टर है उसे भी जो है वेबसाइट की ज़रूरत है, हर बिज़नेस को ज़रूरत है। तो इसका स्कोप कम नहीं होने वाला। दूसरा क्वेश्चन स्कोप के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या एआई
जो है वो वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस करने वाली है? तो इसका जवाब भी हरगिज़ जो है वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एआई जो है इसे मुकम्मल तौर पे रिप्लेस करने वाली है। जैसा कि वो पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के बारे में कहा जाता था कि पहले जो है ना एडोबी फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर इतनी मुश्किल के साथ जो है ना सारे लोग डिज़ाइन बनाते थे, स्पेशली ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को हायर करते थे। लेकिन अब जो है कैनवा और इस तरह के बाकी जो है ना टूल्स आ गए हैं, एआई के टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से आसानी से जो है हमारे जो है डिज़ाइन्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें, अभी आप फाइवर पे सर्च करें थोड़ा ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो आपको इतने सारे गिग्स मिलेंगे जो कि अभी भी लोग जो है कस्टम डिज़ाइन्स बनवाने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है बनवाने के लिए वो स्टिल जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। सो इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट का स्कोप भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हमारे पास अब तक देखें तो अब तक जो है ना बहुत सारे हमारे पास टूल ऐसे आ चुके हैं जिसकी मदद से हम आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आज भी जो है डेवलपर्स का जो है ना वो कभी भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई। आज भी आप जाएँ हर सॉफ्टवेयर हाउस के जो है ना उनकी हायरिंग देखें उसमें जो है ना उन्हें जो है ना डेवलपर ज़रूरत होते हैं। तो इसके लिए जो है इसका स्कोप कभी नहीं कम होने वाला। अगर बात करें कि ये बूट कैंप या वेब डेवलपमेंट ओवरऑल किसको जो है कंटिन्यू करना चाहिए, किसे वेब डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए। सो इसका एक सिंपल सा जवाब है और वो ये कि आपका अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आपको लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके पास जो है ना एनर्जी होनी चाहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए और जो है डेडिकेशन होनी चाहिए तो आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इन 5 दिनों के बूट कैंप के अंदर हम आपको क्या-क्या डिलीवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज के दिन में मैंने आपको पूरा वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दे देना है, कैसे सारी वेब डेवलपमेंट काम करती है और इसके लिए क्या पाथ होना चाहिए और उसके बाद हम एचटीएमएल को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज। और उसके बाद कल के दिन में आप लोग सीएसएस को एक्सप्लोर करेंगे। थर्ड डे में आपने स्टार्ट में एडवांस सीएसएस और उसके बाद बूटस्ट्रैप को थोड़ा-सा देखकर हमने एक प्रैक्टिकल जो है हैंड्स ऑन जो है ना एक वेबसाइट के ऊपर करनी है और वहाँ पे देखना है कि एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बड़ी डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है? इन दोनों बातों का मतलब क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होती है, जो कि हम अपने ब्राउज़र में कोई वेबसाइट जब ओपन करते हैं, तो हमें सामने जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो सारे का सारा उसका फ्रंट एंड है। और जो चीज़ें हमारी आँखों के सामने नहीं हो रहा, बैक एंड पे कुछ हो रहा है, उम, वो जो है, उसे हम बैक एंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रैंडमली यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीडीएसई का ये मैंने पेज ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जॉइन इवेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे जॉइन इवेंट का आ रहा है, पहले यहाँ पे मेरे पास आरएसवीपी का आ रहा था। तो ये हमारे वेब पेज ने कैसे डिसाइड किया कि इस बंदे को हमने ये जॉइन इवेंट का बटन दिखाना है, इसको आरएसवीपी दिखाना है या क्या करना है? तो ये हमारा इसका बैकएंड की लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक लगी हुई है जिसकी बेस पे इसने डिसाइड किया है कि इस बंदे को जो है ये रिसोर्सेज़ हमने देने हैं और ये चीज़ें नहीं देनी। इसके अलावा जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, कहीं पे कुछ अपनी रजिस्टर करते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक वगैरह पे अगर हम अपना अकाउंट बनाएँ, तो वहाँ पे जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर्म के अंदर, वो बैकएंड में जाके मैनिपुलेट होती है और कहीं न कहीं पे किसी लॉजिक के साथ, किसी डेटाबेस में हमारे पास सेव होती है। तो ये सारा बैकएंड में होता है और फ्रंट एंड में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें बज़ाहिर ब्राउज़र में नज़र आती हैं। वेब डेवलपमेंट की टाइप्स की अगर बात करें, तो हमारे पास मेनली जो है इसे मैं 2 हिस्सों में अक्सर कहता रहता हूँ कि 2 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कोडिंग के साथ वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, दूसरा आप विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग के अंदर जो है हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं। विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हम लोग अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। जिसके अंदर जो है हमारा वर्डप्रेस आ जाता है, जिसके अंदर चाहे आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस को जो है इंस्टॉल करके उसके अंदर वो बना सकते हैं। जस्ट आपने जो है ना उसकी थीम रिक्वायर्ड इंस्टॉल करनी है, उसके लिए जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करनी है।
लेकिन हाँ, वर्डप्रेस के अंदर भी कोडिंग जो है इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैकएंड पे तो वो कोडिंग है। अगर किसी क्लाइंट की कस्टम रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चाहिए है और उस नए तरीके से हमारे पास कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर भी समझना पड़ेगा कि कोडिंग के साथ इसे कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम जो है उसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। वर्डप्रेस के साथ-साथ और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह के लिए जो है ना आप ब्लॉगर डॉट कॉम यूज़ करते हो या शॉपिफ़ाई हमारे पास मौजूद है, जो कि 1 क्लिक से आपको एक पूरी की पूरी साइट जो है बना के दे देता है। और कोडिंग के अंदर जो है जैसा कि हम लोग यकीनन आप सब जानते होंगे कि हम लोग कोड लिखते हैं और उसके ज़रिए से हम अपना अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। और इसके अंदर जो है हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टैक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये तीनों कैसे काम करते हैं? हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और जावास्क्रिप्ट आजकल जो है बैक एंड के अंदर भी यूज़ हो रही है। सो फ्रंट एंड के अंदर एचटीएमएल का क्या रोल है? एचटीएमएल क्या करता है, हमारे पेज के अंदर जितनी भी चीज़ें आनी होती हैं, कोई हमारा बटन आना है, कोई पैराग्राफ आना है, कोई हेडिंग आनी है या जो चीज़ भी आनी है, तो वो सारा कुछ हम डिफ़ाइन करते हैं एचटीएमएल की मदद से। उसके बाद उन सबको हमने डिज़ाइन करना है, किसी की पोज़ीशन बतानी है कि ये चीज़ हमारी लेफ्ट पे नज़र आनी चाहिए, ये चीज़ हमारी राइट पे नज़र आनी चाहिए, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, इन दोनों में इतना फ़ासला होना चाहिए। ये सारा कुछ हम जो है देख रहे होते हैं सीएसएस के अंदर। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट जो है उसकी मैनिपुलेशन करती है। ये हमारी प्रोग्रामिंग की जो है ये हमारी वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए से हमने कोई भी अगर उससे इंटरेक्शन करवाना है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट हमारे पास आई है, हमने उसे मैनिपुलेट करके फ्रंट एंड में ही हम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे मैनिपुलेट करेंगे और फिर जो है हम उसे बैकएंड में भेज रहे होते हैं। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए जो है एक रिकमेंडेड पाथ जो मैंने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का बनाया है, वो कुछ यूँ है। ख़ासकर उनके लिए जो कोडिंग के ज़रिए से कंटिन्यू करना चाहते हैं। और विदाउट कोडिंग के लिए एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि विदाउट कोडिंग का जो पाथ है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, शॉपिफ़ाई ये किन लोगों को करना चाहिए? वो तमाम लोग जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रखते और वो जल्द से जल्द जो है अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं या जल्द से जल्द अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पाथ बेस्ट रहता है। क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वर्डप्रेस है, शॉपिफ़ाई है या ब्लॉगर है या इस तरह के बाकी और जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपको सीखने के लिए जो है बेसिक लेवल पे सीखने के लिए आपको 1 महीना चाहिए। एडवांस लेवल पे सीखने के लिए आपको मैक्सिमम जो है वो 3 से 5 महीने चाहिए और वो उसमें आप मास्टर आसानी के साथ हो सकते हो और उसमें आसानी के साथ आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। सो विदाउट कोडिंग जो है उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है और जो भी अपने कंप्यूटर साइंस के साथ बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए जो है वो रिकमेंडेड होता है कोडिंग। और विदाउट कोडिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी अगर हम सर्च करें फाइवर के ऊपर एक वर्डप्रेस के डेवलपर के बारे में या वर्डप्रेस स्टोर के बारे में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो बिगिनर होंगे वर्डप्रेस के, हालाँकि उनके एक अच्छा कोई बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, वो लोग 150 से $200 तक जो है ऑन एवरेज चार्ज कर रहे होते हैं एक वर्डप्रेस की साइट के ऊपर। सो उसकी भी अच्छी खासी डिमांड है, जो लोग कोडिंग के अंदर नहीं है, तो उनके लिए ये बेस्ट पाथ होने वाला है और लेकिन हम इस बूट कैंप के अंदर हम सारा कुछ कोडिंग से रिलेटेड ही देखने वाले हैं। सो जो कोडर्स हैं, उनके लिए ये जो रिकमेंडेड मैंने पाथ बनाया है, वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने एचटीएमएल को स्टार्ट करना है। एचटीएमएल को आपने बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिटेल में नहीं जाना। आपने जस्ट इसके सारे चीज़ों को देखना है, कैसे ये काम करती है, कौन से टैग्स हैं, कौन से टैग का कौन-सा काम है। उसके बाद इन्हें याद रखने की भी हत्ता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिसोर्सेज़ आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है ना किसी भी चीज़ को आप 100% जो है इस तरह की चीज़ को आप सीख लो। ये हमेशा जो है ना मुझे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात कोई टैग्स याद नहीं रहते, तो वो दोबारा से हमें वहीं से जो है दोबारा से हम इंटरनेट से रेफ़रेंस ले सकते हैं। और एचटीएमएल पे आपने मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 दिन आपको लगाने चाहिए, अगर आप उसे मास्टर करना चाहते हो। अभी हमारा इस बूट कैम्प के अंदर जो है ना मैं आपके साथ जो है ना इसकी एक जितने भी हमारे इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो
को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, उसके बाद आपको टास्क भी इसके ऊपर दे दिए जाएँगे। सिर्फ़ ये नहीं, बाकी भी जितने टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर आपको टास्क दिए जाएँगे, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हमने जो वर्डप्रेस सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर जो हमने ग्रुप बनाया है, उसके अंदर जो है आप उसे ख़ास तौर पे सही से यूटिलाइज़ करें। उसके अंदर जो है ना एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, जो है अपने आइडियाज़ एक-दूसरे के साथ शेयर करें, जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस दें, जूनियर्स को जो सीनियर्स हैं वो लोग सिखाएँ, अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करें। एंड दैट्स इट। तो उसी ग्रुप के अंदर मैं इनके टास्क वगैरह भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने उसको कोड करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे आपको इश्यू आता है तो आप लोग वहाँ पे जो है एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और फिर आप थोड़ा-सा वेट करोगे ताकि बाकी लोग आपको रिस्पॉन्स दे दें। और ये आपकी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। आप खुद सोच करें कि 150 से 200 बंदा जो कि वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या जो अभी हैं वेब डेवलपर, इन लोगों की एक अच्छी-सी कम्युनिटी आपके पास बन गई है। हम सारे एक-दूसरे के लिए कई अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने जो है कुछ दिन जो है ना एचटीएमएल के ऊपर लगाने हैं 4 से 5 दिन मास्टर करने के लिए। उसके बाद सीएसएस पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आपने 1 हफ्ता स्पेंड करना है, मैक्सिमम आपने 2 वीक इसके ऊपर स्पेंड लाज़मी करनी है। सीखने में तो शायद ये टेक्नोलॉज़ीज़ आपको एक-एक दिन में भी आप सीख लें। लेकिन इन्हें प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको इतना टाइम चाहिए। उसके बाद सीएसएस के साथ ही आप बूटस्ट्रैप सीखें, उसकी मदद से आप जो है ना रिस्पॉन्सिव वेब पेजेज़ बनाना जो है उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम डे 3 में एक पेज बनाएँगे और आपको एक क्लियर इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है हम रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाते हैं, कैसे अपने पेज को रिस्पॉन्सिव करते हैं। सो आपने सीएसएस और बूटस्ट्रैप के ऊपर 2 से 3 हफ्ते लगा दिए, 1 हफ्ता आपने इसके ऊपर लगा दिया। 1 महीने 1 महीने इसके ऊपर लगाने के बाद आपने जो है मूव करना है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अगेन जावास्क्रिप्ट को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसकी बेसिक सारी चीज़ें देख लेनी है। इसके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं और जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे होते हैं, इसके अंदर लूप्स कौन-कौन से हैं, इसके अंदर जो है आप डॉम की मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे मूव करना चाहो, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया या इस तरह की और जो हैं, तो वहाँ पे मूव करने से पहले जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड में रखने होती हैं। उसके बाद ही हमें जो है इन पे मूव करना होता है। तो वो ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने ज़हन में रखना होगा किसी भी जो है फ्रेमवर्क के ऊपर जाने से पहले। सो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपने 2 हफ्ते लगाने हैं, देन आप जो है मूव कर सकते हो रिएक्ट जेएस के ऊपर, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और फिर आप बैकएंड की टेक्नोलॉजीज़ जिसमें नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी की तरफ मूव कर सकते हो। और ये 4 टेक्नोलॉजीज़ मिल के हमारा बनाते हैं मर्न स्टैक, जिन्हें हम कहते हैं जिनको वो सारे डेवलपर जिन्हें ये 4 टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मर्न स्टैक डेवलपर। एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट, एन फॉर नोड जेएस। तो इन सारों से मिलकर हमारा जो है एक पूरा स्टैक मुकम्मल होता है और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको जो टाइम दरकार है वो है 5 से 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम जो है आपको इसमें 1 साल लग सकता है एंड देन यू आर रेडी इनफ टू गो टू अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड सिक्योर योर जॉब। सो ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है कि हमारा ये वेब डेवलपमेंट होता क्या है, क्या हमारे पाथ हैं, क्या हमारा फ्रंट एंड होता है, क्या बैक एंड होता है, हमारा पाथ क्या होना चाहिए अगर कोई इसकी तरफ आना चाहता है। सो अब जो है हम मूव करते हैं एचटीएमएल की तरफ। जिन लोगों के अगर कोई इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे तो वो जो है अपने पास नोट कर सकती हैं और आखिर में जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे जिसमें आप ये सारी बातें पूछ सकते हो। तो एचटीएमएल को एक्सप्लोर करने के लिए चूँकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैंने ये साथ में W3 स्कूल्स ओपन किया हुआ है ताकि बाद में भी अगर किसी को रेफ़रेंस की ज़रूरत होती है, यहाँ से कोई बात नहीं समझ आ जाती, तो वो दोबारा यहाँ पे आके वो रेफ़रेंस यहाँ से दे सकता है। सो एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल क्या है? इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वो लिंक होता है या वो बटन होता है जो कि या वो टेक्स्ट होता है जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज के अंदर हम देखें, ये हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस के हमारे जो है टैग्स एंकर टैग्स लगे हुए हैं। अगर मैं ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये हमें एक और पेज के साथ कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप क्या होता है? मार्कअप हमारे जो है किसी भी स्ट्रक्चर को कहते हैं।
यानी कि वो सारा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक चीज़ दूसरे चीज़ को रेफ़र कर रही है और वो मिल के एक कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि क्या एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सो इसका जवाब है नहीं। एचटीएमएल जो है ये एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने पेज का कंटेंट डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमारे ये चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। सो इस चीज़ को हम कहते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल का एक दूसरा इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं जो है साथ में जो है ना प्रैक्टिस के लिए और आप लोगों को हैंड्स ऑन कराने के लिए साथ में आप लोगों को यहाँ पे डेमो भी दिखाता रहूँगा जो जो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ वेब कैम डे 1 ठीक? और यहाँ पे फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया, इस पे राइट क्लिक किया और मैं इसे करता हूँ ओपन विद कोड। ओपन विद कोड से हमारे पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अब वो लोग जिन्हें वीएस कोड का नहीं पता, ये जो है एक हमारा एडिटर है, जिसके अंदर आप जो है कोई भी लैंग्वेज जो है तकरीबन बहुत सारी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है और वेब डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पे रिकमेंडेड है कि आप वीएस कोड को यूज़ करें। बहुत ही लाइट वेट है और इसकी स्पीड भी बड़ी अच्छी होती है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप जो है जस्ट जो है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं वीएस कोड डाउनलोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी, इसे आप ओपन करें और विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका सेटअप कर सकते हैं। अगर किसी को सेटअप में मसला आता है तो आप जो है रेफ़र कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें कोड विद हैरी वेब डेवलपमेंट। तो वहाँ पे आपको जो एचटीएमएल की सबसे पहली वीडियो नज़र आएगी, उसके अंदर उसने पहले 10 मिनट के अंदर ये वीएस कोड का सेटअप किया हुआ है। आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि ये वीएस कोड कैसे काम करता है। अभी हमारे पास टाइम चूँकि शॉर्ट है, तो हम इसे डिटेल में नहीं देखने वाले और इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ index.html। यहाँ पे एचटीएमएल का एक और इंट्रोडक्शन भी आ गया, डॉट एचटीएमएल यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट का फ़ॉर्मेट है। जैसा कि हमारा पीडीएफ या डॉट डॉक एक्स होता है या डॉट डॉक होता है या बाकी हमारे फाइल्स होते हैं या डॉट टीएक्सटी होता है, उसी तरीके से एचटीएमएल हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि ये जो हमारा वेब पेज है, ये जो हमारा पेज है या डॉक्यूमेंट है, ये एक एचटीएमएल टाइप का है और ब्राउज़र फिर उसे उसी तरीके से रीड करता है। और इसका नाम मैंने index.html क्यों रखा? ये वेब डेवलपमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि जो भी हमारे वेबसाइट के अंदर हमारा होम पेज होता है या लैंडिंग पेज होता है, जहाँ पे यूज़र पहली दफ़ा क्लिक करके आता है, तो उसे हम index.html का नाम देते हैं। और इसकी मदद से हमें हम ना सिर्फ़ ये कि जो है ना इसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि इस के तरीके से हम गूगल और सर्च इंजिन्स को बताते हैं कि ये वाला पेज जो है, ये हमारा लैंडिंग पेज है, यहाँ से फिर वो सर्च इंजन भी क्रॉल करना शुरू करते हैं, उसके अंदर उन्हें कोई और अगर लिंक मिलता है, तो वो उस दूसरे लिंक पे जाते हैं, वहाँ पे उस पेज को रीड करते हैं, उसे इंडेक्स करते हैं, उसे समझते हैं कि इस पेज के अंदर क्या-क्या कंटेंट है और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है, उसकी रैंकिंग करते हैं गूगल और इस तरह के बाकी जो हमारे सर्च इंजिन्स हैं। सो ये जिन्हें हैंड रेज़ किया हुआ है काइंडली अपने पास ये क्वेश्चन नोट कर लें ताकि जो है एंड पे हम इन सब चीज़ों को आपके क्वेश्चन ले रहे होंगे। सो एचटीएमएल अ, इसका कोड कैसे करते हैं? मैं क्या करता हूँ, हमारा हमेशा एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो स्टार्ट होता है डॉक टाइप एचटीएमएल से। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या करता है, ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारा एचटीएमएल का कंटेंट होने वाला है। उसके बाद हम इस तरीके से कुछ एचटीएमएल लिखते हैं और इसको इस तरीके से कुछ क्लोज़ कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ क्या है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर हमारे पेज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आने वाली है। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें जो है इसी टैग के रिलेटेड जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास एचटीएमएल टैग क्या होता है और हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है। अच्छा, एचटीएमएल क्या है? जो भी चीज़ हम एचटीएमएल के अंदर
कोड ब्रैकेट्स स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक इसके दरमियान जो कुछ भी लिखते हैं, ये हमारा एक टैग हो जाता है एचटीएमएल का। अब टैग की 2 टाइप्स हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला टैग जो है ये ओपनिंग है और ये एक क्लोजिंग टैग है। और ये दोनों मिल के इसके अंदर जो हमारा सारा कंटेंट आएगा तो इसे हम एक एलिमेंट कह देते हैं कि ये हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारी एचटीएमएल एलिमेंट है। तो इसके अलावा हमारे एलिमेंट जो है ना ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग टैग भी हो। हमारे कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। जैसे कि ये ऊपर हमने लिखा है या और भी हम जो है अपने पेज के अंदर आगे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ टैग हमारे सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, कुछ हमारे जो है वो अ, उन्हें हमने अलहदा से क्लोज़ करना होता है। तो एचटीएमएल के अंदर हमारे पास हम इसके स्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि एचटीएमएल के अंदर हम 2 टैग्स मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, हेड और दूसरा हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर क्या-क्या आता है? जो-जो चीज़ भी हमें अपने वेब पेज के अंदर नज़र आती है, उस सारी चीज़ को हम बॉडी के अंदर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक वेब पेज ओपन किया, इसके अंदर अब ये इस लोगो से लेकर W3 स्कूल के लोगो से लेकर ये सारे लिंक्स और ये राइट पे जो सारा कंटेंट है, ये सारे का सारा हमने बॉडी में रखा हुआ होगा। और हेड के अंदर हमारी कौन-सी चीज़ें आती हैं? हेड के अंदर हम अपने पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं सर्च इंजिन्स को कि इस पेज के अंदर ये चीज़ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड के अंदर हमारा एक आ जाता है टाइटल, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं आपको दिखाऊँ कि अगर टाइटल ना हो तो ये हमारा वेब पेज किस तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, मैंने एक एक्सटेंशन वीएस कोड में इंस्टॉल की हुई है जिसे कहते हैं लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये वाली एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे-जैसे आप कोड लिखते रहते हैं, तो आप जब उस डॉक्यूमेंट को आप ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो आपको बार-बार अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर देना है और फिर आपने यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देना है। मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी हमारे पास ना ही कुछ कंटेंट है और ना ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा था टाइटल के बारे में। तो टाइटल हमारे पास होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वेब पेज ओपन किया, इसके ऊपर मैं ये क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं ये इस वेब पेज का टाइटल है। या हम इसी चीज़ को हम जो है अगर गूगल पे देखें स्कूल्स एचटीएमएल तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेब पेज का टाइटल आ रहा है और उसके साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। इस चीज़ को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ये जो छोटे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं अपने पेज के अंदर? मैं एक टाइटल का टैग लिखूँगा, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि वेबकैम और अब मैं जब यहाँ पे हॉवर कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे हमारा टाइटल वेबकैम्प हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिप्शन ऐड करें, तो उसके लिए कुछ तरीका यूँ होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा एक मेटा टैग डिफाइन करेंगे। मेटा टैग क्या होता है? ये क्या करता है? ये भी हमारे ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपने पेज के बारे में कोई ना कोई चीज़ बता रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्क्रिप्शन। मेटा, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट। अभी इसकी डिस्क्रिप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन और वेबकैम वेब पेज। इस तरीके से हम इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो हमारा एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोगों ने एचटीएमएल के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर दिए। हमने जो है एचटीएमएल के टैग्स देख लिए। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं कि हमारे किसी भी टैग के बारे में, किसी भी एलिमेंट के बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक मेटा टैग डिफ़ाइन किया, उसके साथ ही जो है ना इसके बारे में हमने मज़ीद बताया कि ये जो है ये मेटा टैग ये एक डिस्क्रिप्शन का टैग है।
इसके अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन आने वाली है, इसका नाम ये है और इसके अंदर जो कंटेंट आने वाला है वो ये कंटेंट है। सो इसके अंदर ये नेम और ये कंटेंट इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारे एट्रीब्यूट हैं और ये डिस्क्रिप्शन और ये कंटेंट इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है एट्रीब्यूट वैल्यू है। सो इस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स भी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया है। सो यहाँ पे आप अगर गौर करें, ये वाला जो मेटा टैग है जब ये क्लोज हो रहा है तो इससे पहले हमने एक स्लैश लगाया हुआ है। वैसे तो ये अगर हम इग्नोर भी कर दें, ये ना भी लिखें तो ये हमारा वेब पेज में बेहतरीन काम करेगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड समझा जाता है HTML5 के अंदर, जो कि HTML का एक लेटेस्ट वर्ज़न है। उसके अंदर ये स्टैंडर्ड है कि आप जो है जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, उन्हें आप एक स्लैश के साथ ही क्लोज़ करें। उसके बाद हम आते हैं बॉडी के अंदर और हम देखते हैं HTML हेडिंग्स को। HTML के अंदर 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये हमारे पास 6 हेडिंग्स आए और इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट डाल दिया। अच्छा, तो ये अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे 1-2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हमने कब H1 इस्तेमाल करना है, कब H2 इस्तेमाल करना है, कब बाकी चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी है। सो H1 जो है, वो हमेशा हम अपने वेब पेज के अंदर सिर्फ़ एक दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं और ये जो हेडिंग होगी, ये हमारे पेज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली होगी। ये हमारे सर्च इंजन्स को बताएगी कि ये इस हेडिंग की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और वो सर्च इंजन उस चीज़ को देखकर उसकी रैंकिंग डिसाइड करता है कि इसके अंदर ये कीवर्ड हैं, तो इसको इस पेज के लिए या इसके मुताबिक ये मुनासिब रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सॉरी ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि ये एचटीएमएल की वेबसाइट मैंने ओपन की, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल जो है ना, यकीनन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला है। ये हमारे पेज में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, तो यकीनन इन्होंने इसे H1 के अंदर ही डाला हुआ होगा और ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इन्होंने इसके अंदर ही डाला हुआ है। सो इस तरीके से हमारे पेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली हेडिंग होगी उसे हम H1 से करते हैं, बाकी उससे कम इम्पोर्टेंस वाली को H2 से करते हैं और उससे कम वाली को H3 से करते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग जहाँ पे हेडिंग का साइज़ बड़ा होगा उसके लिए H1 इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे उसका साइज़ छोटा होगा उसके लिए H2 इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं होता, ये चीज़ जो है चाहे आपका जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि आपके H1 जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो और H2 का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा हो। तो ये हमारे HTML के हेडिंग्स कवर हो गए। HTML हेडिंग्स। एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं? ये आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड किया, यहाँ पे एक कमेंट ऐड किया, यहाँ पे एक कमेंट ऐड किया। जो लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, उन्हें तो पता होगा कि कमेंट क्या है, लेकिन जो लोग नहीं हैं, उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि कमेंट क्या करता है कि हमारे पेज के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर वो लाइन्स होती हैं जो कि हमारा ब्राउज़र या हमारा कंपाइलर जो है उन्हें इग्नोर करता है, यानी कि उन्हें रीड नहीं करता। हम अगर इसी चीज़ को हम अगर अपने पेज में देखें तो ये चीज़ हमारी वहाँ पे रेंडर नहीं हो रही, वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही, जबकि बाकी सारा कंटेंट वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा। तो एचटीएमएल के अंदर जब भी कोई कमेंट हमने ऐड करना होगा तो उसका कुछ फॉर्मेट ये है कि इस तरीके से आप इसको स्टार्ट करते हो और इस तरीके से आप उसे एंड करते हो। उसके दरमियान में जो भी कंटेंट आएगा वो आपका जो है कमेंट होगा।
इसके बाद अगर हम बात करें एचटीएमएल पैराग्राफ। एचटीएमएल में पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम पी टैग को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम इस तरीके से कुछ कंटेंट डाल सकते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। और ये हम देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये पैराग्राफ का सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग क्या होती है, वैसे तो स्टाइलिंग बड़ी डिटेल में आप लोग कल और परसों जो है देखने वाले हैं, लेकिन आज के दिन में सिर्फ जो है छोटी सी चीज़ें जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को मैंने स्टाइल करने है, इसकी कुछ डिज़ाइन इसे मैंने देना है। फॉर एग्जांपल इसका मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है, इसके टेक्स्ट का कलर वो रेड हो जाए। ये इसको मैंने रेड किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड हो गया। फॉर एग्जांपल इसे मैं देना चाहता हूँ कोई बॉर्डर, तो मैं इसका बॉर्डर डिफाइन कर दूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सेल सॉलिड ब्लैक। ये जो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कलर, बॉर्डर, इसे हम सीएसएस कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हमारे वेब पेज के बारे में बताती है कि ये चीज़ हमारी इस तरीके से दिखनी चाहिए, इस जगह पे दिखनी चाहिए और ऐसे दिखनी चाहिए। पैडिंग इसमें फॉर एग्जांपल मैं 20 पिक्सेल ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मेरा पैराग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। सो ये हमारी इसमें बेसिक स्टाइलिंग ऐड करने का तरीका है। उसके बाद एचटीएमएल कमेंट्स भी हमने एक्सप्लोर कर दिए, कलर कैसे ऐड करते हैं, सीएसएस को किस तरीके से लिंक किया जाता है, इसके 3 तरीके हैं। बाकी एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया, बाकी जो 2 तरीके हैं और सीएसएस जो है हम बाकी सारी डिटेल में कल कवर कर रहे होंगे। सो इस चीज़ को आज हम स्किप कर रहे हैं। एचटीएमएल के अंदर लिंक्स क्या होते हैं? लिंक हमारी वो चीज़ होती है या वो एक बटन या वो एक टेक्स्ट होता है जो कि हमारे एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल लिंक बनाता हूँ। एचटीएमएल लिंक बनाने का तरीका ये होता है कि आपने एंकर टैग डिफाइन किया और फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं गूगल का लिंक ऐड करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैंने लिख दिया गूगल। अब ये गूगल जो है ये हमें ब्राउज़र में दिखाई दे रहा होगा। और इसके ऊपर क्लिक करने से ये हमारा कहाँ जाना चाहिए? इसके लिए हम हाइपर रेफरेंस का एक एट्रिब्यूट इसे देंगे कि ये पेज हमारा कहाँ जाके ओपन हो। तो इसके लिए मैं करता हूँ एचटीटीपीएस सॉरी और google.com। फॉर एग्ज़ाम्पल ये google.com का मैंने लिंक इसे देना है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ये ऐड कर दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे देखें इस वेब पेज के अंदर आएँ, तो ये मेरे पास एक छोटा-सा एंकर टैग बन गया है, जिसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे लेकर जाएगा गूगल की वेबसाइट के ऊपर। अब ये अगर हम गौर करें तो इसने इसी विंडो के अंदर ही, इसी टैब के अंदर ही इसने वो दोबारा ओपन किया। अगर हम चाहते हैं कि ये यहीं के बजाय एक और जगह पे जाके हमारा ओपन हो, एक नई टैब में ओपन हो, तो इसके लिए हम एक और एट्रिब्यूट इसे देते हैं टारगेट ब्लैंक। तो अब जो है ये हमारा एक नई टैब में ओपन करेगा उस लिंक को। तो इस तरीके से हम अपने एंकर टैग या एचटीएमएल के अंदर एक लिंक को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे index.html के साथ ही जो है ना कोई और पेज होता, तो वो भी हम लिंक कर सकते हैं। उसको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में कि ये हम कैसे कर सकते हैं। जब हम इसके एचटीएमएल के पास पढ़ेंगे कि कैसे जो है अपने जो है डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम कैसे दूसरी चीज़ को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि एचटीएमएल के अंदर इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एचटीएमएल के अंदर अगर हमने कोई इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। उसको उसका सोर्स बताते हैं। सोर्स के अंदर हम उसका पाथ देते हैं कि ये हमारी इमेज पड़ी कहाँ पे हुई है और उसके बाद फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं पे सेल्फ क्लोज़ कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है अभी क्या करता हूँ कि एक इमेज जो है इसी फ़ोल्डर के अंदर रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि जब भी आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेजेस ऐड करनी है, तो उन सारे इमेजेस को हम एक फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं और उस फ़ोल्डर का जो स्टैंडर्ड एक नाम होता है, वो होता है इमेजेस। तो इमेजेस के अंदर में आया और यहाँ पे आके मैंने उसे वो पिक्चर को पेस्ट कर दिया। तो अब इस पिक्चर को हम इस index.html की फ़ाइल के साथ लिंक कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो एचटीएमएल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पाथ होते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ्स। रिलेटिव क्या है कि इस index.html फाइल के रिलेटिव हमारी वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। जैसा कि इस केस में हमारी वो इमेजेस के फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ का मैं उसे एड्रेस कैसे बताऊँगा? मैं इसे कहूँगा कि जिस फ़ोल्डर में आप हो, उसी के अंदर आ जाओ, डॉट स्लैश अगर हम लिखेंगे तो उसी फ़ोल्डर के अंदर ये हमारा आ जाएगा। इसके अंदर मैं उसे कहता हूँ कि इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जाओ। उसके अंदर मैं इसे कहता हूँ कि फ़ैज़ान, और ये मैंने जो है उसका नाम लिख दिया उस फ़ाइल का, और मैंने उसे बता दिया कि इस पाथ के ऊपर जाओ, इस एड्रेस पे जाओ और ये हमारा सोर्स है और इसको इस इमेज की जगह पे रेंडर करा दो। तो अब अगर हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। जब भी हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है कि इसके साथ एक आर्ट का टैग भी हम लाज़मी यूज़ करते हैं। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक, जब भी हमारा कोई ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज जो है हमारे लोकल जो है कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ और किसी सर्वर में है और उसका लिंक हमने दिया हुआ है और सर्वर से कभी गलती से वो इमेज डिलीट हो जाती है, तो फिर ये इमेज जो है हमारी वहाँ पे दिखाई ही नहीं देगी। सो आर्ट टैग के अंदर जो है हम उस इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सुल्तान, फैज़ान, बाहू। अब इसके ज़रिए से मैंने उसे बता दिया कि ये जो इमेज थी, ये सुल्तान फैज़ान बाहू की एक इमेज है, ठीक है? और आल्ट टैग जैसे कि खुद बता रहा है, एक अल्टरनेटिव जो है टेक्स्ट होता है उस इमेज की जगह पे, जो कि वहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये हमारी इमेज यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर ये जो है इसका मैं डी मिटा देता हूँ, इसका मतलब है ऐसी हमारी हमारी कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं पड़ी हुई। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये उसकी जगह पे सिर्फ़ ये हमें दिखा देगा कि यहाँ पे एक इमेज थी, एक छोटा-सा इमेज का आइकन है और उसके साथ में वो दिखा दिया उसका आर्ट टैग या उसके आर्ट की इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर ये चीज़ हमारी पड़ी थी। सो इस तरीके से हम जो है इमेज के अंदर वो ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि हम जो है उस पाथ तक गए और उस इमेज को रीड किया। दूसरा तरीका, हमारा जो मेन फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारा वेब कैम्प है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पे ये वेब कैम्प का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी index.html और ये बाकी सारी फ़ाइल पड़ी हैं। तो इसके अंदर मैं उसे बता देता हूँ, ये डॉट को रिमूव करके सिर्फ़ अगर ये हम स्लैश स्टार्ट में डालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि होम से जो है स्टार्ट करो। इस फ़ोल्डर के अंदर से स्टार्ट करो। इस फ़ोल्डर के अंदर आओ, उसके अंदर इमेजेस को रीड करो, उसके अंदर आप इस लोकेशन पे जाओ और इस फ़ाइल को रीड करो। तो इस तरीके से हम एक इमेज को डिफ़ाइन करते हैं अपने पेज के अंदर। वेब आइकन। वेब आइकन क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखें, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का आइकन नज़र आ रहा है, ये एक जीमेल का आइकन नज़र आ रहा है, ये एक और हमें आइकन नज़र आ रहा है, तो इस आइकन को हम फेब आइकन कहते हैं। ये फेब आइकन ऐड करने का तरीका क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। एक लिंक का टैग डिफाइन करेंगे, ये हमारे हेड के अंदर ही आएगा क्योंकि ये वो कंटेंट है जो कि हमारे ब्राउज़र के पेज के अंदर नहीं रेंडर हो रहा, बल्कि उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उस पेज के बाहर की कोई चीज़ के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे लिंक रिलेशन इसका बताता हूँ कि ये लिंक जो है, किस चीज़ का लिंक है? ये एक आइकन का लिंक है। आइकन कौन-सा आइकन? जो कि हमारे वेब पेज का आइकन है। ये जो हमारा अक्सर जो है हमारे वेब पेजेस का लोगो का आइकन होता है, तो वो हम इसे यहाँ पे रेंडर करा रहे होते हैं। और ये लोगो हमारा पड़ा कहाँ पे हुआ है, उसके लिए हम हाइपर रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। हाइपर रेफरेंस में जाके यहाँ पे मैं फिर से एक जो है रिलेटिव पाथ डिफाइन कर देता हूँ, उसी इमेज की जो हमने पहले यूज़ की है। और इसको मैं सेल्फ क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा यहाँ पे ये आइकन ऐड हो चुका है, फेव आइकन।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारा फेव आइकन इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें साथ में कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये सारे आपके साथ बाद में शेयर कर सकें। फेव आइकन पेज टाइटल को हमने पहले ही एक्सप्लोर कर दिया है। यहाँ पे आज के दिन में जो है हम ये एचटीएमएल टेबल्स को जो है वो स्किप करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होगा कि हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। सो आप यहाँ पे W3 स्कूल पे आके इसे जो है पढ़ सकते हैं इसकी रीडिंग को और देख सकते हैं कि कैसे हमारा एक टेबल जो है डिफाइन होता है। एक बिल्कुल बेसिक सा आपको इंट्रो यहाँ पे दे देता हूँ कि एक टेबल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेबल जो है ये हमने बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल का टैग डिफाइन करेंगे। ये एक टेबल का ओपनिंग टैग है, ये एक टेबल का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने डिफाइन किया कि ये हमारी एक रो है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। ये हमारी रो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तीसरी हमारी रो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। अब इन तीनों रो के अंदर कंटेंट क्या आना है, वो हमने बताना होगा। इसका जो है ना टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, यानी कि इसके अंदर ये वाली जो 3 चीज़ें हैं, ये हमारी हेडिंग्स हैं। सो इसे हमने टीएच के अंदर बताया। कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री ये हमने इसके 3 हेड डिफाइन कर दिए। उसके बाद टेबल डाटा, ठीक है? जो हमारे आम सेल्स की वैल्यूज़ होंगे उसे हम टी डी के अंदर रखेंगे और ये हमारे 3 टेबल के डाटा हो गए और इस तरीके से हमने एक टेबल बना दिया। इसे आप यहीं पे अगर अपने W3 स्कूल यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पे आप ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बेसिक सा एचटीएमएल का टेबल हमारे यहाँ पे डिफाइन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। एचटीएमएल के अंदर लिस्ट्स क्या होते हैं? एचटीएमएल के अंदर हमारे पास 2 तरह की लिस्ट होती हैं। एचटीएमएल लिस्ट्स और एचटीएमएल लिस्ट्स के अंदर एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। मैं एक यहाँ पे हेडिंग डिफाइन करता हूँ, H2 अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर जो है मैं साथ में इसके साथ यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि यूएल का एक एलिमेंट बनाएंगे, उसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग लिखेंगे। उसके अंदर आप उसके एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, एल आई लिस्ट, लिस्ट आइटम या लिस्ट जो है आप इसे कह सकते हो। इसे मैं कहता हूँ आइटम 1, इसे मैं कहता हूँ आइटम 2, इसे मैं कहता हूँ आइटम 3। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिस्ट हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया। अच्छा, अब इसे जो है ना स्टाइल करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम इसको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। इसके साथ जो है ना, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये छोटे से डिस्क या सर्कल्स बन के आते हैं। इसकी जगह पे हम और चीज़ें भी इन्हें दिखा सकते हैं। एक स्क्वायर दिखा सकते हैं या एक सर्कल जो एम्प्टी सर्कल होगा वो भी हम इसके स्टार्ट में दिखा सकते हैं, जो कि हम सीएसएस में आगे जाके कवर करने वाले हैं कि लिस्ट की स्टाइलिंग कैसे होती है। ये हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, इसी सारी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड की जगह इसे मैं ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर आप देखें तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट 1, 2, 3 इस तरीके से आती है। हमने वेब पेजेस के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट कब यूज़ करनी होती है, अनऑर्डर्ड कब यूज़ करनी होती है। अनऑर्डर्ड हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं और ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे यही आइटम अगर हमारे ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ऑर्डर्ड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा वो जो आइटम्स हैं, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं, वो एक तरतीब से आ रहे होते हैं, ये एक सॉर्टेड वे में आ रहे होते हैं और हमने उन्हें वैसे ही दिखाना होता है, तो तब हम उसे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है मेंशन करते होते हैं यूजुअली।
और इसको भी जो है हम 1, 2, 3 की बजाय डिफरेंट तरीकों से हम इसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं टाइप जो है इसकी मैं कर देता हूँ ए। इसका मतलब है अब ये हमारा ए, बी, सी और इस तरीके से आगे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं लोअर केस में करता हूँ ए को, तो ये हमारा लोअर केस में हमारा ए, बी, सी आ जाएगा। अगर मैं इसे 1 करता हूँ, तो ये 1, 2, 3 फॉर्म में आ जाएगा एंड इस तरीके से आप बाकी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में के अंदर। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एचटीएमएल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का, जो कि आपको जब आप आगे जाएँगे और मुकम्मल जो है लेआउट्स बनाएँगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएँगे, तो उनको समझने के लिए और उनको सही तरीके से बनाने के लिए जो है इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरे की पूरी अपने पेरेंट एलिमेंट की विड्थ ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमने जो ये सारे एलिमेंट्स बनाए हैं, इसके अंदर हम देखें कि कौन-कौन से हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और कौन से इनलाइन हैं। इनलाइन वो एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ़ उतनी स्पेस देंगे जितनी के उनके अंदर कंटेंट है, उसके अलावा वो कोई नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने हेडिंग्स के ऊपर जब हॉवर करता हूँ, तो ये हालाँकि कंटेंट तो इनका सिर्फ़ 25% विड्थ पे है, लेकिन ये अपने पूरे के पूरे पेरेंट डिव की या पेरेंट की विड्थ ले रही हैं। तो इस चीज़ को जो है हम कहेंगे कि ये H1 जो है हेडिंग जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसकी मज़ीद डिटेल में आप जो है यही W3 स्कूल का रेफ़रेंस ही ले सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि हमारे कौन-कौन से एलिमेंट ब्लॉक लेवल हैं और कौन-कौन से इनलाइन हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये जो इमेज है, ये सिर्फ़ एक इनलाइन एलिमेंट है। और यहाँ पे अगर इसके साथ एक और भी एलिमेंट होता, जो कि हमारा इनलाइन होता, तो वो इसके साथ लेफ्ट और राइट पे आ जाता, बजाए इसके कि वो नेक्स्ट लाइन पे जाता। जैसा कि यहाँ पे शायद वो भी है, ये देखें, एक एंकर हमने डिफाइन किया है, एंकर भी जो है उतनी ही स्पेस लेता है जितनी कि उसके अंदर कंटेंट है। तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट है। सो ये दोनों जो है, एक-दूसरे के साथ पैरेलल में यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गई। जबकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी विड्थ ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनसे अगला जो कंटेंट आएगा, वो उनके बाद में हमें नज़र आ रहा होगा। तो ये कंसेप्ट था हमारा एचटीएमएल और हमारा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का। अच्छा, ये अभी तक हम लोग जो टैग्स डिफाइन कर रहे थे, इन सब का कोई ना कोई पर्पज़ था। जैसा कि हमने ये H1 के टैग डिफाइन किए, पैराग्राफ के डिफाइन किए, एंकर के किए, इमेज का किया। इन सब का कोई ना कोई मकसद था कि ये जो है हमारे इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट ही आ सकता है। हम ये H1 के अंदर ये नहीं कर सकते कि इसे सोर्स देकर हमने इसके अंदर इमेज ऐड कर दी, या हम इमेज के अंदर ये नहीं कर सकते इमेज का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया और उसके अंदर कोई हमने एक हेडिंग का कंटेंट लिख दिया। हमारे पास कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि सिर्फ़ हम अपनी स्टाइलिंग के लिए और अपने डिफरेंट वेब पेज के सेक्शंस को अलग करने के लिए हम उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। जिनके अंदर हमारे पास 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक डिव का एलिमेंट होता है, दूसरा स्पैन का एलिमेंट होता है। डिव एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आप कोई भी कंटेंट रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ बॉडी के अंदर डिव, ठीक है? और ये जितना भी इसके अंदर एक कंटेंट था, ये सारे का सारा जो है मैं इसी डिव के अंदर रख देता हूँ। तो अब ये डिव इटसेल्फ कोई भी कंटेंट को जो है नहीं दिखा रही है, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट जो है वो सारे एक डिव के अंदर क्लोज़ हो गया, वो सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया है। ये चीज़ हमें स्टाइलिंग में अक्सर औक़ात जो है काफ़ी हेल्प करती है, जब हमने किसी एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स के ऊपर जो है हमने कोई फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिव के अंदर जो है हम जो है कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो हम इसकी मदद से हम उसे टारगेट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जो कि वेब डेवलपमेंट की एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि जब भी आप अपना पेज कोई बनाएँ, तो उसके अंदर जो आपका कंटेंट होना चाहिए, वो बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, बल्कि बॉडी के अंदर आप एक डिव बनाएँ, जिसको आप क्लास दें रैपर।
रैपर या इसको जो है कंटेनर या मुख्तलिफ किस्म के नाम लोग देते हैं। तो इसे जो है हम एक रैपर के अंदर ही सारे कंटेंट को रखते होते हैं। ये एक वेब डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड समझा जाता है। इसी तरीके से जो है ना स्पैन का एलिमेंट भी है। स्पैन का एलिमेंट क्या करता है कि उसके अंदर जितना कंटेंट है सिर्फ़ उतनी ही स्पेस ले रही होगी। इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग से मैं दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो एंकर टैग है, इसे मैं एक दफ़ा रैप करूँगा एक डिव के अंदर और एक दफ़ा इसे मैं रैप करूँगा स्पैन के अंदर। ये स्पैन वाला मैं बाद में ले आता हूँ, इस डिव के। और अब अगर मैं आपको ये शो कराऊँ, तो आप देख सकते हैं कि एक जो हमारा ये वाला स्पैन का एलिमेंट था, ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है क्योंकि ये देखें तो इसके जो इमेज है या बाकी कंटेंट है वो उससे नेक्स्ट लाइन पे आ रही है, उसके फ़ौरन जो है उसके सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक डिव के अंदर रैप हो गई है। इसके ऊपर मैं जब होवर करता हूँ तो ये सारा कंटेंट जो है हमारा डिव के अंदर मौजूद है। और ये वाला जो स्पैन है, ये सिर्फ़ उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी कि उसकी पहले थी। ये एक इनलाइन एलिमेंट था, इनलाइन का पैरेंट भी मैंने एक इनलाइन बना दिया, सो इसके ऊपर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका पैरेंट भी उतनी ही विड्थ ले रहा होगा जितनी कि ये एलिमेंट इटसेल्फ जितनी विड्थ ले रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एचटीएमएल के अंदर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफ़ाइन की थी रैपर। ये क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है? हमने अपने एलिमेंट्स के ऊपर अक्सर औक़ात जावास्क्रिप्ट की मदद से या सीएसएस की मदद से कोई ना कोई मैनिपुलेशन करनी होती है। उनको कोई स्टाइलिंग देनी होती है और हम उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लिंक है, ये दोनों जो लिंक हैं, कोई मैं अगर सीएसएस की प्रॉपर्टी इनके लिए ऐड करूँ, तो वो इन दोनों पे लग जाए। तो इसके लिए मैं क्या क्या करूँगा कि इसे मैं क्लास दे देता हूँ लिंक और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ लिंक। अब सीएसएस के अंदर इस लिंक के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करेंगे, वो इन दोनों के ऊपर लग जाती हैं। क्लास एक ऐसा एट्रिब्यूट है, जो कि हमारे सीएसएस या जावास्क्रिप्ट को हेल्प करती है एचटीएमएल के अंदर किसी भी एलिमेंट तक पहुँचने के लिए और क्लास में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर सेम जो है उसका रेफ़रेंस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम दे रहे हैं, दोनों एंकर टैग्स को हमने क्लास जो है लिंक डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है आईडी। ये भी हमारे जावास्क्रिप्ट और हमारे सीएसएस को बताने के लिए होता है कि ये चीज़ कैसे जो है इस एलिमेंट को आप कैसे गेट कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ़ आपके पूरे पेज के अंदर एक नाम से होगा। यानी कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को आप एक ही आईडी नहीं देते होते। हालाँकि अगर आप दोगे तो आपको ये एरर कोई नहीं देगा। लेकिन ये चीज़ बड़ा बैडली इफ़ेक्ट करेगा आपकी पेज की एसईओ को। क्योंकि ये हमारे जितने भी सर्च इंजन्स हैं, हमारे पेज की जब रैंकिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को वो बड़ा डीपली देख रहे होते हैं कि इन्होंने वेब डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया है या नहीं। सो अगर आपने मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया होगा, तो आपकी साइट के जो है ना रैंकिंग को एक तो ये बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगा और ये कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी कर सकता है जब आप जावास्क्रिप्ट से जो है इसे मैनिपुलेट कर रहे होगे। आप एक एलिमेंट को मैनिपुलेट करना चाह रहे होगे, दूसरा भी साथ में हो रहा होगा। जब भी आपने मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर इकट्ठे कोई स्टाइलिंग देनी है या उसके ऊपर इकट्ठे कोई इंटरैक्शन डालनी है, तो उसके लिए आप क्लास डिफाइन करते हो। जब वो सिर्फ़ कोई किसी एक चीज़ के ऊपर करनी होती है, तो उसे आप आईडी के ज़रिए से इस तरीके से करते होते हो। सो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये हम सीएसएस की क्लास में देखेंगे आज, चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे भी साथ में देख सकें। सो आज मेरी कोशिश है कि इस टाइम के अंदर हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें एचटीएमएल के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ज़रूरी हैं, वो कवर हो सकते हैं, तो वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो आप सब तक डिलीवर कर सकूँ। अच्छा, ये हमारे एचटीएमएल क्लास हो गई, आईडी हो गई। इसके अलावा एचटीएमएल के अंदर होते हैं आईफ्रेम्स। आईफ्रेम्स क्या होते हैं? एक वेब पेज के अंदर आप एक कोई दूसरा वेब पेज बना देते हो, ठीक है? वैसे तो इसका जो है ना आपको रेफ़रेंस यहीं डबल थ्री स्कूल पे मिल जाएगा, लेकिन जो है ना अभी के लिए सिर्फ़ आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि आपने
आई फ्रेम को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई यूट्यूब की वीडियो को अगर आप रेंडर कराना चाहते हो, तो इसके लिए यूट्यूब जो है हमें उसका कोड दे देता है एचटीएमएल का। मैंने ये इसे शेयर पे क्लिक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो को मैं वहाँ पे रेंडर कराना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एम्बेड का ऑप्शन देता है, एम्बेड पे मैं आया, यहाँ पे इसकी अगर कोई चीज़ हमने मॉडिफ़ाई करनी है, उसका स्टार्टिंग टाइम या उसके कंट्रोल हमने अपने वेबसाइट के अंदर देनी है या नहीं देने, वो चीज़ हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसके बेस पे हमें ये सारा ये कोड दे देगा। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने एचटीएमएल के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। रेंडर यूट्यूब वीडियो। सो जो यूट्यूब ने मुझे कंटेंट दिया था उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमारा यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो भी साथ में रेंडर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो हम कोई भी जो है दूसरी वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पे जो है ला के डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी वेब पेज के ऊपर। आगे मूव करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, इसके भी जो है 2 से 3 तरीके हैं, जो कि हम आगे जावास्क्रिप्ट के सेशन में ही देखेंगे कि वो 3 तरीके क्या-क्या हैं। फ़ाइल पाथ मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो 2-3 तरीके होते हैं, जिन तरीकों से हम अपने डिफरेंट पेजेज़ को रेफ़र कर सकते हैं, तो उस वो पेजेज़ या कंटेंट को हम रेफ़र कर सकते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस का सिर्फ़ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, जो लोग नहीं हैं? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपका जो वेब पेज है, वो मुकम्मल तौर पे कंपैटिबल होना चाहिए आपकी बड़ी स्क्रीन के लिए, आपके लैपटॉप की स्क्रीन के लिए, आपके टैबलेट की स्क्रीन के लिए और आपके फ़ोन की स्क्रीन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी पेज को जो है ना मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो W3 स्कूल का पेज है, ये किस हद तक जो है अ, हमारा रिस्पॉन्सिव है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आके इस पे क्लिक करूँगा डिवाइसेज़ वाली आइकन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ ये हमारे पास डायमेंशंस आ रही हैं, मुख्तलिफ़ विड्थ्स के ऊपर जो है हमने चेक कर सकते हैं कि हमारा पेज काम करता है या नहीं। सो इसे मैं देखूँ ये हमारा तकरीबन यहाँ पे हमारा टैबलेट मोड आ रहा होगा, तो ये पेज हमारा टैबलेट में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। हमारे पास लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। और अगर हम छोटी स्क्रीन पे चले जाएँ, मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाएँ, तो वहाँ पे ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव होता है। और रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम डिफरेंट टेक्नीक्स इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सीएसएस के अंदर हम ये चीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी हेडिंग है, ये बड़ी स्क्रीन पे इतनी पिक्सल में शो होनी चाहिए, छोटी स्क्रीन पे इतनी पिक्सल पे शो होनी चाहिए, टैबलेट स्क्रीन पे इतनी पे होनी चाहिए और कितने विड्थ की स्क्रीन पे ये इसका साइज़ ये होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है हम इसके अंदर हम बता रहे होते हैं। तो ये हमारा इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये पेज हमारा रिस्पॉन्सिव है और ये हमारा वेब या पेज हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसके बाद सेमेंटिक्स क्या होते हैं? सेमेंटिक्स हमारे जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को बताते हैं कि ये वाला जो हमारे वेब पेज के अंदर पार्ट है, ये हमारा इसका ये हेडर है। हेडर किसे कहते हैं? वो पार्ट पेज का जो कि तकरीबन हर पेज पे सेम आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे वेब पेज का हेडर है। जैसा कि इस डबल थ्री स्कूल की वेबसाइट पे देखें, तो इस लोगो और ये वाला जो सारा कंटेंट है, ये 2 जो हमारे डिव या ये 2 चीज़ें हैं, ये सारे के सारे हमारे पास हेड के अंदर आ रहे होंगे। उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर ये सारे हमारे लेफ्ट साइड वाले लिंक्स हो गए, ये सारा कंटेंट हो गया और ये सारे का सारा यहाँ तक जो है हमारा ये हमारा आ रहा होगा इसके मेन के अंदर सॉरी। ये सारा हमारा मेन का पार्ट होगा। उसके बाद ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं फुटर जो कि फुटर भी हमारे पास हर पेज के ऊपर एज़ इट ही दिखाई दे रहा होता है, तो इस चीज़ को हम फुटर कहते हैं। तो इन तीनों को हम अलग-अलग से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। हमारे पेज के अंदर एक चीज़ होगी जो कि हमारा हेडर होगा, दूसरा होगा हमारे पास उसका मेन और तीसरा होगा उसका फुटर।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना मिसाल के तौर पे हम कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हेडर आता है हमारे पेज का। उसके बाद ये जो इससे नीचे मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है, ये हम मेन के अंदर रैप करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक। ये सारा कंटेंट हमारा मेन का कंटेंट हो गया। हेडर के अंदर जो है मज़ीद एक सिमेंटिक एलिमेंट हम अक्सर का यूज़ कर रहे होते हैं नैव का। नैव का एलिमेंट क्या है कि इसके अंदर हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स हैं और ये नेविगेशन लिंक्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हेडर में ही आएँगे। जैसा कि हमारे इस एचटीएमएल ये हमारे डबल थ्री स्कूल के पेज के ऊपर है कि यहाँ पे भी हमारे नैव बार है। ये सारे जो है हमारे नैव बार के अंदर आ रही हैं और ये चीज़ें भी हमारे नैव के अंदर आएँगी। और ये मेन के अंदर, मेन कंटेंट के अंदर भी लेफ्ट साइड पे ये सारे का सारा कंटेंट जो है, ये हमारा नैव के अंदर आ रहा होगा और इससे हम ब्राउज़र को बताएँगे कि इसे जो है, ये हमारा असाइड या वो कंटेंट है, जो कि हमारे पेज का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जगहों को रेफ़र कर रहा है, दूसरी वेबसाइट्स को जा रहा है, हमारी अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेज़ को जा रहा है एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम हेडर, मेन और उसके बाद जो है हम अपना फुटर डिफाइन कर रहे होते हैं। ये हमारा इसके अंदर हेडर आ गया, उसके बाद मैंने मेन डिफाइन कर दिया और मेन के बाद जो है मैं यहाँ पे फुटर भी डिफाइन कर सकता हूँ, फुटर। और इसके अंदर हमारा फुटर का कंटेंट आएगा। फुटर के अंदर भी हमारा नैव का एलिमेंट हो सकता है। ये मैंने सिंपल फुटर लिखे हैं, हालाँकि ये इस तरीके से हम कभी नहीं लिखते। ये हमारा या तो पैराग्राफ होगा या स्पैन के अंदर हम कम से कम लिख देते हैं। सो वो हमें हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये चीज़ इसके अंदर जो है, इसका ये मकसद है। सो ये इस चीज़ को हम कहते हैं कि सेमेंटिक हमारा पेज है या नहीं। सेमेंटिक जो है अगेन हमारे जो है रैंकिंग को बेहतर करता है और हमारे सर्च इंजिन्स को बताता है कि ये कंटेंट हमारा इस मकसद के लिए है या इस चीज़ के लिए है। अच्छा, अब ये जितने भी एचटीएमएल के बेसिक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स थे, तकरीबन वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। उसके बाद हम देखें कि हमने यूज़र से इनपुट अगर लेनी हो तो उसका क्या तरीका होता है। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम जो है डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये मेन के अंदर दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं डिफाइन करता हूँ अपना एचटीएमएल फॉर्म। तो सबसे पहले एक सिंपल सा जो है मैं आपको फॉर्म बना के दिखाता हूँ। एक फॉर्म मैंने दिया, इसके अंदर एक इनपुट का एलिमेंट दिया, इनपुट टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे इनपुट के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। यानी कि हम जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, वो हमारे एक नंबर की सूरत में होने वाला है, वो हमारा कोई टाइम के लिहाज़ से होने वाला है, वो हमने कोई टेक्स्ट के लिहाज़ से देना है या वो हमने कोई टेलीफ़ोन नंबर उसे दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका जो है नेम उससे पूछने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इनपुट का इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा, इनपुट का एलिमेंट, उसकी मैं टाइप जो है उसे दे दूँगा टेक्स्ट, क्योंकि हम उसे टेक्स्ट देने वाले हैं। और उसे मैं सेल्फ क्लोज़ कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे देखें, तो मेरे पास एक छोटा-सा जो है, ये एक फ़ॉर्म बन के आ गया है, जिसके अंदर हम अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। इसको जो है थोड़ी-सी मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए। इसको मैं स्टाइल देता हूँ, इसे मैं पैडिंग पैडिंग जो है मैं दे देता हूँ 20 पिक्सेल्स। सो ये मेरे पास एक छोटा-सा फ़ॉर्म आ रहा है जिसके अंदर अभी हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा और इसके ऊपर भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर यूज़र को हम नहीं बता रहे कि ये हमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए है। तो ये चीज़ यूज़र को बताने के लिए हम इनपुट्स के एलिमेंट्स के साथ 2 चीज़ें अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है? एक टेम्परेरी टेक्स्ट होगा जो कि वहाँ पे पड़ा होगा और जिसे जो है यूज़र समझ पाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है।
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एंटर योर नेम। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास शो हो गया कि यहाँ पे हमने नेम लिखना है। इसके अलावा हम दूसरी जो है यूज़र को बताने के लिए एक चीज़ जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है लेबल, ठीक? अब लेबल जो है, यहाँ पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फर्स्ट नेम। यूज़र को बताते हैं कि ये जो है, जो इनपुट एलिमेंट है, इसके अंदर आपने फर्स्ट नेम लिखना है। और ये लेबल उन्हें कैसे मदद करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये जो फॉर है, इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक? अब ये नेम जो है, हमें इसको आईडी देनी होगी। अब जिस इनपुट एलिमेंट की आईडी नेम होगी, उसको जो है ये रेफ़र कर रहा है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ मेरे सामने नज़र आ रही है इनपुट एलिमेंट, और ये मैं क्लिक यहाँ पे फर्स्ट नेम के ऊपर करूँगा, लेकिन ये हमारा हाइलाइट हो जाएगा इनपुट का एलिमेंट। तो ये काम जो है हमारा लेबल कर रहा होता है। लेबल पे हम क्लिक करते हैं, हमारा वो प्लेस होल्डर हाइलाइट हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कोई भी अगर हमने नेम या इस तरह की चीज़ लेनी है, इस तरीके से बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी फॉर्म्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि जब भी एक तरह की आप इनपुट दे रहे होते हो, तो उसको आप एक डिव के अंदर रैप कर रहे होते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तरह की एक इनपुट दी, तो उसे एक डिव के अंदर रैप कर दिया। अब मैंने एक और इनपुट लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़र से ईमेल भी लेनी है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा ईमेल, इसको मैं लेबल दे दूँगा ईमेल, एंड इसकी आईडी भी मैं इसे ईमेल दे दूँगा, एंटर योर ईमेल। और इसकी टाइप जो है, अब टेक्स्ट की बजाय मैं इसे ईमेल कर दूँगा। इसके अलावा जो बाकी टाइप्स हैं, वो भी जो है आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि बाकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। ये अपने पास आप नोट कर लें कि ये चीज़ें आपने बाद में देखनी हैं। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, अब तक एचटीएमएल के अंदर वो तकरीबन सारे हम कवर कर चुके हैं। इसके अंदर एचटीएमएल की 1 से 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, और वो हैं रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस। उनके लिए यहाँ पे आपके पास कंटेंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे इनके साथ-साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये चेक बॉक्स हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं। आप लोग खुद से इसे एक्सप्लोर करें। और अगर किसी को समझने में कोई इश्यू आता है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है, आप लोग मेरे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँगा जब भी मैं फ्री होऊँगा। तो आज के लिए यही कुछ था। आगे जो है, अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं लूँगा। थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम तस्कीन वालेकुम ये एवरीवन। आप लोगों जी। को जी जी ये आप लोगों को चैट आ रही हो कि प्रोबेबली अगर आप लोगों को नहीं शो हो रही तो काइंडली अपने आप लोग हैंड्स रेस कर लें। ओके, चैट नहीं शो हो रही। मैंने आप लोगों के लिए Q&A ओपन किया है। अब काइंडली आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, अभी वो सेटिंग सेव हो रही है। और let me just place the link once again. Now can you access the chat? सब अपने प्लीज हैंड जरा लोअर कर लें और फिर हैंड रेज करें if you can use the chat now. वैसे तस्कीन, हम क्या इनके माइक्स अलाउ कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? Yes, I allow the हुँ, mics, हुँ। but like make sure करें काइंडली कि आप लोग कोई इस तरह की बात ना करें जो अच्छी ना हो या कोई इस तरह का मसला ना प्लीज क्रिएट करें, तो उसको इनेबल कर रही हूँ। वेट अ सेकंड। Okay, allow mic for attendees. Yes, mics are allowed. अगर किसी अच्छा, को अब कोई जिनके क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन्स हैं, बोल कर हुँ। सकते हैं। हाँ जी, हैंड रेज़ करें, मैं बारी-बारी नाम लूँगा तो आप साथ-साथ अपने क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी, लाइबा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर एक्चुअली ना मैंने आपसे जस्ट थोड़ी-सी मतलब गाइडेंस ही लेनी है।
आई एम फ्रॉम यूआईटी हुँ, लाहौर एंड परसुइंग माय ऑलराइट, बीबीआईटी। अच्छा, ओके, और मुझे ना ये प्रॉब्लम है कि मैं ऑलमोस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा लर्न कर ली है, जस्ट जावास्क्रिप्ट लर्न कर रही हूँ। मेरा बस ये इस सेशन को अटेंड करने का मकसद ये था कि मैं ना आपसे थोड़ी गाइडेंस भी ले सकूँ। एक्चुअली ना वही मेन क्वेश्चंस के वेब डेवलपर